हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल से संबंधित जो है यानी मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर और उसका जो उत्तराधिकारी रहता है आपका हुमायूं, उसका पुत्र, उसके बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं आपका हुमायूं और बाबर से संबंधित, तो वो मुग़ल काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देख ले। तो आज से जो है दोस्तों हम लोग अकबर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स अकबर महान के बारे में हम लोग आज से पढ़ेंगे। तो अकबर जो है दोस्तों एक विस्तृत साम्राज्य का मालिक रहता है, यानी विस्तृत साम्राज्य के ऊपर उसका जो है शासन प्रशासन रहता है। ना वह सिर्फ एक विस्तृत साम्राज्य का मालिक रहता है, बल्कि वह जो हिंदुस्तान के नागरिकों के दिलों पर भी राज करता है अपने शासनकाल में। तो चूँकि उनका जो है शासनकाल यानी अकबर का शासनकाल जो है यानी अकबर की जो गिनती है दोस्तों भारत के महानतम शासकों में होती है, और उनका शासनकाल भी जो है आपका एक लंबा शासनकाल रहता है। मीन्स कि अकबर का शासनकाल आपका 1556 से लेकर के आपका 1605 के बीच रहता है, यानी कि लगभग जो आपका 49 वर्ष का जो है इसका शासनकाल रहता है। तो एक लंबा टाइम पीरियड रहता है इनके शासनकाल का, और इनके शासनकाल में जो है बहुत से कार्य किए जाते हैं आपका आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और किस प्रकार जो है उनकी क्या नीतियाँ थी, साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किए। तो इन सब चीज़ों को जो है जानने में जो है बहुत समय लगेगा, यानी कि एक वीडियो में इस चीज़ को समेटना मुश्किल है। तो इस वजह से जो है आज से हम लोग अकबर की सीरीज़ यानी ये आज की जो क्लास है इसमें हम लोग अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे, और इसके बाद एक दो वीडियो और आएंगे जिसमें कि हम लोग यानी अकबर से संबंधित जो अन्य तथ्य है उन तथ्यों के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक वीडियो में इसको समेटना मुश्किल है, तो हम लोग इसको 2-3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आइए इसका जो अकबर का जो यह यानी सीरीज़ का जो पहला पार्ट है आज उसमें हम लोग जो अकबर से संबंधित यानी उनके जीवन के प्रारंभिक तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अकबर का सबसे पहले शासन हमने देखा कि 1556 से आपका 1605 के बीच रहता है, यानी लगभग 49 वर्ष का शासनकाल इनका रहता है। तो इनका जो जन्म है दोस्तों आपका यानी कि 15 अक्टूबर 1542 को होता है, और इनका जो जन्म है आपका यानी जन्म का जो स्थान है वह आपका अमरकोट, और अमरकोट में होता है। जो उसका जो राजा रहता है आपका राजा वीरसाल, यानी अमरकोट के राजमहल में जो है यानी राजा वीरसाल का शासन रहता है अमरकोट पर। इसके राजमहल में जो है आपका अकबर का जन्म होता है आपका 15 अक्टूबर 1542 में। दोस्तों इसका जो पिता रहता है हुमायूं, यानी पिछली क्लासेस में हमने देखा कि वह जो है 1540 में जो है आपका बिलग्राम का 1540 में बिलग्राम का जो युद्ध होता है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है कि आपका शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वह पराजित हो जाता है और वह भारत से निष्कासित हो जाता है। तो निर्वासन के पीरियड में ही क्या होता है कि उसका जो यानी कि हुमायूं के निर्वासन के पीरियड में ही जो है आपका अकबर का जन्म होता है आपका राजा वीरसाल के महल में। और इसका जो पूरा नाम है दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रहता है। तो कई बार जो है इनके यानी बचपन के नाम से या पूरे नाम के बारे में भी पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखना आप लोग कि इसका जो बचपन का या पूरा नाम रहता है वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रहता है। दोस्तों जब इसका जन्म होता है तो इसका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रहता है। किंतु 4 वर्ष की आयु में जबकि इसका खतना होता है, यानी मुस्लिमों में एक प्रथा होती है बालकों के खतना की, तो उस पीरियड में इसका नाम जो है बदल करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा जाता है। तो यह जब 14 वर्ष की आयु का होता है तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आइए हम लोग पहले इनके पिता और माता के बारे में जान लेते हैं। तो पिता तो हम लोग जानते ही है कि इनका हुमायूं इनके पिता थे, और माता जो है दोस्तों हमीदा बानो बेगम रहती है, जो कि ये जो हुमायूं के भाई का गुरु रहता है आपका शेख
शेख अली अकबर जामी। ये आपका हुमायूं के भाई का आध्यात्मिक गुरु रहता है शेख अली अकबर जामी। उनके ही जो है उनकी पुत्री रहती है आपका हमीदा बानो बेगम। उनके साथ जो है हुमायूं विवाह करते हैं, यानी निर्वासन के पीरियड में ही जो है वह इनके साथ विवाह करते हैं और उनसे ही जो है आपका अकबर का जन्म होता है आपका 15 अक्टूबर 1542 में। तो यानी कि उस पीरियड में अकबर का जन्म होता है हुमायूं के निर्वासन के पीरियड में, और 1556 में क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में आपका सीढ़ियों से गिर के। तो जब उसकी मृत्यु होती है 1556 में, तो उस समय जो है आपका यानी कि इसका जो है अकबर जो है आपका मात्र 14 वर्ष की आयु का रहता है। तो और उस समय जो वह कालानौर पंजाब में रहता है, यानी दिल्ली में जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु होती है तो वह उस समय जो है आपका पंजाब में पंजाब के कालानौर क्षेत्र में रहता है। तो वहीं पर क्या होता है कि 14 फरवरी को आपका 1556 को जो है उसका राज्याभिषेक होता है। तो ये दिन भी याद रख सकते हैं दोस्तों, राज्याभिषेक का आसानी से 14 फरवरी का दिन रहता है, वैलेंटाइन डे रहता है आपका। और 56 याद रख सकते हैं क्योंकि 56 में ही आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और आपका हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी। तो एक दूसरे को रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये डेट से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसका राज्याभिषेक आपका 14 फरवरी आपका 1556 में कालानौर पंजाब में होता है और दिल्ली में उसके पिता की मृत्यु होती है। उस समय वह कालानौर में रहता है, तो वहीं पर क्या होता है कि उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जिस समय उसका राज्याभिषेक किया जाता है तो उस समय वह मात्र 14 वर्ष की आयु का रहता है। तो उस समय जब उसका राज्याभिषेक होता है तो वहाँ जो है बैरम खां आपका रहता है दोस्तों। आपका बैरम खां जो है यह प्रधानमंत्री और वजीर के पद पर रहता है और यह जो है संरक्षक, इसका संरक्षक के रूप में, यानी चूँकि अकबर 14 वर्ष की आयु का रहता है तो वह शासन प्रशासन को सही ढंग से चला नहीं सकता। तो ये जो है बैरम खां जो है आपका इसके अकबर का संरक्षक के रूप में जो है नियुक्त होता है और वह बाद में प्रधानमंत्री और वजीर के पद पर भी जो है आसन ग्रहण करता है, यानी पद ग्रहण करता है। और ये बैरम खान का शासन है आपका, यानी अकबर पर प्रभाव जो है दोस्तों 1556 से 60 के बीच रहता है। 60 में जो है बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के जीवन से संबंधित एक पुस्तक है दोस्तों अकबरनामा, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है। और ये ना जाने कितने ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो अकबरनामा है वह किसकी रचना है, तो वह अबुल फजल की रचना है। और इस अकबरनामा का ही जो है तृतीय अध्याय आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तृतीय अध्याय, तो तृतीय अध्याय आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इस आईने अकबरी से भी जो है अकबर के जीवन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। तो इस प्रकार जो है आईने अकबरी और अकबरनामा जो है अकबर के जीवन से संबंधित तथ्यों को जानने का एक जरिया है। तो ये इसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। तो जिस समय 14 वर्ष की आयु में यह शासक बनता है आपका पंजाब के कालानौर में, उस समय यानी कि दिल्ली में उसके पिता की हुमायूं की मृत्यु होती है, उसके बाद ही यह शासक बनता है। तो उस समय जिस समय इसके पिता की मृत्यु होती है आपका दिल्ली में, तो वहाँ दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी होती है। तो यहाँ सूर शासक रहता है आपका आदिल शाह, जो कि आपका बिहार पर इसका उस समय शासन चल रहा होता है। तो यह इसका एक सेनापति रहता है दोस्तों हेमू। तो हेमू क्या करता, चूँकि हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी होती है और उसका एक यानी सूबेदार रहता है आपका हुमायूं का सूबेदार वहाँ नियुक्त रहता है दिल्ली में।
तो ये हेमू जो है आपका, जो कि सुरशासक आदिल शाह का सेनापति रहता है, यह एक बहुत ही प्रतापी सेनापति रहता है। तो यह क्या करता है कि दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और इस सूबेदार को जो है वह हरा देता है। तो जब ये सूबेदार को हरा देता है हेमू, तो वह यानी दिल्ली पर सूबेदार को हराने के बाद, हुमायूं के सूबेदार को हराने के बाद हेमू जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो जब अकबर को यहाँ कालानौर में पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी पर जो है हेमू का शासन हो गया है, तो वह बहुत क्रोधित होता है और वह जो वहाँ से दिल्ली की ओर अपनी सेना को लेकर के यानी हेमू से युद्ध करने के लिए वह जो है आगे बढ़ता है। तो हेमू और आपका इसके अकबर के बीच जो है पानीपत के मैदान में 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि ये युद्ध इतना घमासान होता है और हेमू जो है बिल्कुल जीत के करीब रहता है, यानी वह बहुत यानी कि जीत के करीब रहता है। और उसी पीरियड में क्या होता है कि जो हेमू हाथी पर बैठा रहता है, तो हाथी पर उसको एक तीर आकर के लग जाता है उसकी आँखों में, तो वह गिर जाता है। गिर करके जो हाथी पर जो योद्धा के लिए जो घेराव बना हुआ रहता है, जिसको हौदा कहा जाता था, तो उस हौदे में वह गिर जाता है। तो सैनिकों को ऐसा लगता है कि यानी हेमू के सैनिकों को ऐसा लगता है कि वह मारा गया है और सेना में जो है बुरी तरह से जो है भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर जो अकबर का सैनिक क्या करता है, हेमू को पकड़ करके अकबर के सामने लाता है और जो बैरम खां रहता है आपका अकबर का संरक्षक, वह हेमू की गर्दन काट करके उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार क्या होता है, हेमू का अंत हो जाता है और आपका दिल्ली की गद्दी पर जो है फिर से मुग़ल वंश का यानी अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हमने पढ़ा था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका, यानी कि उस युद्ध के पश्चात क्या हुआ था कि सल्तनत काल का अंत हो गया था, यानी लोदी वंश के अंत के साथ सल्तनत काल का अंत हो गया था और मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। किंतु फिर हुमायूं को 1540 में जो है बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं निष्कासित हो गया था। दिल्ली की गद्दी पर जो है आपका यानी मुग़ल वंश का शासन ख़त्म हो गया था। तो 1556 में यानी द्वितीय पानीपत के युद्ध के साथ क्या होता, फिर से दिल्ली पर जो है आपका मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। तो यानी कि सुरशासक आदिल शाह और का सेनापति और अकबर के बीच जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो दोस्तों यानी कि मुग़ल वंश के द्वितीय स्थापना यानी दिल्ली पर जो होती है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, उसके पहले जो है यानी कि जो आपका हेमू जो आपका दिल्ली पर शासन करता है, तो वह जो है मध्यकाल का एकमात्र शासक रहता है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली पर अधिकार कर के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों हमने मध्यकालीन भारत से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सल्तनत काल में हमने 5 वंशों को पढ़ा, जिसमें कि सारे के सारे जो है मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम वंश थे। फिर मुग़ल काल का आरंभ होता है, यानी मध्यकालीन भारत के आरंभ के साथ जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है आपका मुस्लिम शासकों का ही शासन था। तो यह मध्यकालीन भारत में पहला शासक रहता है यह हेमू, जो कि दिल्ली पर अधिकार करता है और दिल्ली पर अधिकार करके वह क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि वह धारण करता है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह 14वां व्यक्ति रहता है, यानी इसके पहले भी जो है 13 जो लोग हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके होते हैं। यह 14वां व्यक्ति रहता है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है आपका दिल्ली पर शासन करने के उपरांत। तो ये 1556 का द्वितीय पानीपत का युद्ध है दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर जोड़ करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बैरम खां जो कि इसका संरक्षक रहता है आपका और प्रधानमंत्री और वजीर भी, तो उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बैरम खान का जो है प्रभाव दोस्तों 1556 यानी अकबर के जो है राज्याभिषेक से लेकर के 1560 तक रहता है। तो यानी कि ये जो बैरम खां रहता है दोस्तों, वह उसका प्रभाव जो है शासन प्रशासन पर बहुत अधिक रहता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि
जो आपका सरदार लोग थे दरबारी वो, और आपकी जो यानी वहाँ की महिलाएं थी राज दरबार की, उन महिलाओं का यानी बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों को यानी इसका प्रभाव अच्छा नहीं लगता है अकबर के ऊपर और साम्राज्य के ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं कि अकबर को भड़काने लगते हैं। तो जो महिलाएं थी, महिलाओं में उनकी धाई माँ रहती है महामनगा, वो फिर उनकी माता रहती है आपका हमीदा बानो बेगम, और अन्य सरदार भी जो रहते हैं, जो वो लोग जो है आपका अकबर को भड़काने लगते हैं इसके खिलाफ़, बैरम खां के ख़िलाफ़। और अकबर को भी कई बार ऐसा फील होता है कि कई ऐसे मौके आए रहते हैं जिसमें अकबर यह फील करता है कि बैरम खां जो है उसकी मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि शासन प्रशासन में जब वह अपनी ही मर्ज़ी चलाता है, अपनी ही मर्ज़ी थोपता है। तो कई बार वह भी इस चीज़ को फील कर चुका होता है। तो वह क्या करता है कि उस समय बैरम खां जो है किसी अन्य जगह पर जो है किसी यानी कि किसी अभियान पर गया रहता है किसी अन्य जगह पर। तो वहाँ अकबर उसके पास जो है खबर भिजवाता है कि आप जो है मक्का चले जाइए। तो अकबर की आज्ञा मान करके वह मक्का जाने लगता है। किंतु उसके मक्का जाने के क्रम में ही अकबर की सेना जो है उस पर यानी कुछ गलत फहमी होता है, और उन दोनों के बीच जो है यानी अकबर की सेना और बैरम खां के बीच जो है युद्ध होता है। तो बैरम खां जो है पराजित हो जाता है और अकबर जीत जाता है। तो यहाँ पर क्या, जब सैनिक बैरम खां को पकड़ करके अकबर के सामने लाते हैं तो अकबर उनके पास 3 ऑप्शन रखता है। क्योंकि वह उसकी हत्या इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि वह उसका संरक्षक भी रह चुका होता है, उसका प्रधानमंत्री वजीर भी रह चुका है, तो वह उसकी हत्या नहीं करता है। और उसके सामने 3 ऑप्शंस रखता है। पहला ऑप्शन रखता है कि आप जो है यानी किसी क्षेत्र के सूबेदार बन जाइए। दूसरा ऑप्शन रखता है कि या फिर आप मेरे सुरक्षा सलाहकार बन जाइए। और तीसरा और अंतिम ऑप्शन रखता है कि आप मक्का चले जाइए। यानी अगर ये दोनों आपको सुझाव पसंद नहीं है तो आप मक्का चले जाइए। तो चूँकि वो जो बैरम खान है वह वज़ीर के पद पे रह चुका होता है, प्रधानमंत्री के पद पे रह चुका है, एक वर्चस्व था उसके साम्राज्य में, शासन प्रशासन में, तो उससे ये पद छोटे लगते हैं यानी उसके वर्चस्व के अनुसार। तो वह उसको स्वीकार नहीं करता है और वह जो है मक्का जाना स्वीकार कर लेता है। तो फिर अकबर उसको मक्का जाने की आज्ञा देता है। तो मक्का जाने के क्रम में यानी जब वह मक्का जाने लगता है तो यानी मक्का जाने के क्रम में आपका अफ़गानी शासक रहता है मुबारक खां, क्या करता है उसकी हत्या कर देता है। यानी वह उसका इंतज़ार कर रहा होता है और मुबारक खां यानी जो कि अफ़गानी शासक रहता है वह उसकी हत्या कर देता है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो आपका मुबारक खां रहता है इसके पिता की हत्या आपका ये बैरम खां कर चुका रहता है मच्छीवाड़ा के युद्ध में। तो उसका यानी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ये मुबारक खां उसका इंतज़ार कर रहा होता है और इस क्रम में जो है ये उसकी हत्या करवा देता है। तो 1560 में क्या होता है उसकी हत्या हो जाती है आपका मुबारक खां के द्वारा, जो कि एक अफ़गानी शासक रहता है। तो जब अकबर को पता चलता है कि बैरम खां की हत्या हो गई है तो अकबर क्या करता है कि यानी बैरम खां की विधवा से, जो कि सलीमा बेगम जिनका नाम रहता है, उससे विवाह कर लेता है। यानी अकबर को जब पता चलता है कि बैरम खान की हत्या कर दी गई तो उसकी विधवा रहती है सलीमा बेगम, उनसे वह विवाह कर लेता है। दोस्तों ये सलीमा बेगम जो रहती है हुमायूं के चचेरे यानी हुमायूं के भाई की या बेटी रहती है, जिससे कि आपका बैरम खान विवाह करता है। और बैरम खान की मृत्यु के बाद क्या करता है अकबर इससे सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है और उससे पुत्र रहता है। यानी बैरम खां का एक पुत्र रहता है जो कि अब्दुल रहीम के नाम से जाना जाता है। उसकी शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था जो है अकबर ही करवाता है। यानी उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अकबर करवाते हैं और उसे जो है अपने नवरत्नों में शामिल करते हैं और उसे जो है खान खाना की उपाधि भी देते हैं। तो ये खान खाना जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल रहता है और यह जो है बैरम खां का ही पुत्र रहता है। तो ये आपका बैरम खां से संबंधित जानकारी थी दोस्तों, जिनका शासनकाल आपका यानी जिनका प्रभाव अकबर के ऊपर आपका 1556 से 1500
60 के बीच रहता है। तो जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, उसका प्रभाव अकबर पे ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद एक पर्दा शासन आता है दोस्तों, जो कि पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रभाव आपका 1560 से 64 के बीच चलता है। यानी कि आपका बैरम खां की मृत्यु के बाद यह पर्दा शासन या पेटीकोट शासन आरंभ होता है, और यह जो है आपका 64 तक जो है चलता है। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के बारे में। तो दोस्तों ये पर्दा शासन जो है या पेटीकोट शासन जो है आपका, या यानी इस पर यानी महिलाओं का अकबर के शासन प्रशासन पर जो है आपका प्रभाव को ही जो है आपको पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर अकबर का ऊपर जो है उनकी माता जो है, यानी जो धाया रहती है महामनगा, उनका प्रभाव रहता है। उनकी पुत्री रहती है जीजी बेगम, उनका प्रभाव रहता है। उनका पुत्र रहता है आपका आधम खां, उनका भी जो है प्रभाव इस अकबर पर रहता है। और उनकी माता जो है, उनकी खुद की माता रहती है हमीदा बेगम, उनका भी प्रभाव रहता है। यानी अकबर जो है इस पीरियड तक भी जो है स्वतंत्र शासक बनकर के शासन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि यानी 60 तक तो वो बैरम खां के प्रभाव में रहे, और उसके बाद जो है हरम दल, यानी ये जो पर्दा शासन है पेटीकोट शासन, इसे हरम दल यानी महिलाओं के दल को हरम दल कहा गया था। तो इनके इस पीरियड में है जो यानी 60 से 64 के बीच जो है इनके ऊपर महिलाओं के, यानी इनके शासन प्रशासन में महिलाओं का प्रभाव देखा गया। इस वजह से इसे जो है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि बैरम खान की मृत्यु के पश्चात पूरी तरह जो है अकबर शासन प्रशासन को नहीं संभाल रहे होते हैं, बल्कि वो जो है महिलाओं यानी हरम दल के प्रभाव में शासन कर रहे होते हैं। तो महामनगा का पुत्र जो रहता है आपका आधम खान, वह क्या करता है कि 1562 में मालवा पर आक्रमण करता है। मालवा पर आक्रमण करता है और वहाँ से जो है लूट का बहुत सारा यानी संपत्ति वह बहुत सारा लूट करके वह लाता है। तो नियम के अनुसार जो लूट का माल था, जो संपत्ति थी, वह सरकारी खजाने में जमा करना था। किंतु यह आधम खान करता क्या है कि वह सरकारी खजाने में उस लूट के माल को जमा ना करवा करके वह जो है अपने पास रख लेता है। तो जब अकबर को पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है और उसे वो संपत्ति या लूट का माल लाने वापस सरकारी खजाने में रखने को कहता है। किंतु आधम खान क्या करता है, वैसा नहीं करता है, बल्कि अकबर को ही जो है मारने का षड्यंत्र वह रचने लगता है। तो अकबर क्या करता है कि उसे पकड़वा करके उसकी यानी उसे मृत्यु दंड दे देता है। यानी महामनगा के पुत्र आधम खां को 1562 में जो है मृत्यु दंड दे देता है। तो जब महामनगा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है आपका, तो उसके शोक में जो है आपका 1562 में ही जो है महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, महामनगा और उसके पुत्र की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे जो है आपका यानी 1562 के बाद जो है धीरे धीरे जो आपका हरम दल का प्रभाव जो है आपका अकबर के ऊपर से कम होने लगता है। और 64 के बाद जो है वह पूरी तरह से इस हरम दल से जो है यानी इसके प्रभाव से जो है अकबर पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। उसके बाद जो है यानी 1564 के बाद वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को स्थापित करता है और उसके बाद जो है अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास वह करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अगली क्लास में अगले वीडियो में जानेंगे। यानी अगली क्लास में हम लोग जो है अकबर के साम्राज्य विस्तार से संबंधित बातों को जानेंगे, यानी कि किस प्रकार जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों के साथ जो है अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में युद्ध करता है। इन सब बातों को हम लोग जो है अगली क्लास में जानेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।